गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम नए टॉपिक एचआरएम के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक न्यू टॉपिक जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स में से ही है लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं। सो अभी तक हमने नेचर, डेफिनेशन, नेचर, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एचआरएम के बारे में स्टडी किया। नाउ अब हम स्टडी करेंगे स्कोप। आज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्कोप की बात करेंगे। स्कोप में हमारे पास स्कोप जनरली वो एरिया किसी भी सब्जेक्ट का जहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो फंक्शनल रहता है उसको हम स्कोप कहते हैं। तो जनरली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको अपना सिलेबस जो है ना, सिलेबस के जो मेन हेडिंग्स हैं, है ना, इसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस के जो मेन हेडिंग्स हैं वो आपको मेंशन करने होते हैं विद लिटिल बिट 1 to 2 or 3 लाइन आंसर के साथ उनको एक्सप्लेन करना होता है हर टॉपिक को। तो वही उसका स्कोप एरिया होता है जनरली, है ना। तो स्कोप एरिया में ये चीजें आती हैं, बट आपको इसके लिए पूरे सिलेबस को पता होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि पूरा एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या है। तो हम स्कोप एरिया कर रहे हैं बेसिकली। जो एचआरएम है वो पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हमने किया भी था, इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज डूएबल एंड डिलीवरेबल एक्टिविटीज। डूएबल एक्टिविटीज में हमने किया था जो रूटीन एक्टिविटीज आती हैं वो आती हैं, और जो डिलीवरेबल एक्टिविटीज हैं उसमें बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, उनको कैपेबल बनाना है। जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपने एक्वायर किया हुआ है, जो भी आपने वर्क फोर्स जो एम्प्लॉय की हुई है उसको कैपेबल बनाना है, तो वो ह्यूमन कैपिटल डिलीवरेबल्स के अंदर आएंगे। और डूएबल हमने जो किए थे, डूएबल में जो रूटीन एक्टिविटीज हैं लाइक सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनसेशन किसका कितना बना, बोनस कैसे देना है ना, क्या लॉस हैं, वो रूटीन एक्टिविटीज को, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैं, छुट्टियों का हिसाब, है ना, ये जो है रूटीन हेल्थ और सेफ्टी चेकअप करनी है, ये जो है रूटीन एक्टिविटीज हैं, इसलिए इसको हम डूएबल्स बोलते हैं। नाउ तो स्कोप एरिया जो एचआरएम का बेसिकली कंसिस्ट है, वो कंसिस्ट ऑफ, हम एक चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट से हमारा जो है वो स्कोप एरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा कि स्कोप एरिया में क्या क्या चीजें आती हैं। सो एचआर के जो फंक्शंस हैं वही, एचआरएम के जो फंक्शंस हैं वही स्कोप एरियाज में काउंट होंगे। सो एचआरएम का फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं वही जो हैं वो काउंट होंगे, दैट इज प्लानिंग, देन स्टाफिंग, ठीक है, देन इसके अलावा डेवलपिंग, देन इसके अलावा आपकी मोटिवेटिंग, देन हमारा इवैल्यूएटिंग, देन मेंटेनिंग रिलेशनशिप, then maintaining सो बेसिकली ये जो है आपके जो है स्कोप एरिया है एचआरएम के। नाउ अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। प्लानिंग, सबसे पहले आता है प्लानिंग। सो इसमें प्लानिंग क्या करना है, बेसिकली फोरकास्ट करना है, जैसे फ्यूचर में कितने लोगों की, किस लेवल में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वर्क प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना, एचआर की प्लानिंग करना। या फिर
कौन सी जॉब रोल के लिए किस तरह का हमें जो है वो सैलरी एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी, या किस तरह की जो है जॉब रोल के की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, है ना? ये सारी प्लानिंग कब हमें रिक्रूटमेंट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करनी है ना, या फिर हमें जो है रेगुलर बेस पे करनी है, ये सारा प्लानिंग के अंदर आएगा। नाउ सेकंड जो मैनेजमेंट का फंक्शन भी है दैट इज स्टाफिंग। सो स्टाफिंग में हमारे पास जो है, स्टाफिंग में क्या है, स्टाफिंग से नाम से स्टाफ एक्वायर करना, प्रोक्योर करना। सो जब हम स्टाफ प्रोक्योर करते हैं तो हमें कौन सी पोस्ट के लिए क्या नॉलेज चाहिए पर्सन में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे, है ना, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या स्किल सेटअप रहेगा, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए पर्सन में, किस फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, किस लेवल के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, दैट कम्स अंडर द जिसमें हम मेन बोल सकते हैं जॉब एनालिसिस आ जाती है हमारी, या जॉब एनालिसिस के सिलेक्शन प्रोसेस आ जाती है। प्लानिंग के अंदर हमारी एचआर प्लानिंग आती है ना, जिसमें हमने स्किल्स देखनी है, मतलब सेट करनी है। इसमें जॉब एनालिसिस इवैल्यूएशन की बारी आ जाती है ना, और डेवलपिंग डेवलपिंग जब जो लोग हमने हायर किए हुए हैं, जो लोग हमने हम यहाँ पे स्कोप की बात कर रहे हैं, तो जो लोग हमने हायर किए हैं तो उसमें कितने लेवल की स्किल है और कितनी एज पर रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है मार्केट में तो हमें उनको डेवलप करना है, सो दैट कि कहीं ना कहीं क्या है ना, वो ज़्यादा अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को निखार पाए, है ना। सो दैट कम्स अंडर डेवलपिंग। तो इसमें ट्रेनिंग वाला पार्ट आ जाता है, टैलेंट एक्विजिशन का पार्ट आ जाता है, राइट। सो ये डेवलपिंग में परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाएगा, की स्किल्स और कॉम्पिटेंसी की बात की जाएगी इसमें, है ना। मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग में क्या आ जाता है ना, कि जो भी एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है, चाहे वो लेबर क्लास की है, चाहे किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की है, जो उनको टाइम टू टाइम कब उनको कितनी कंपनसेशन देनी है, कब उनको जो है बोनस की बात की जाएगी, बोनस देना है, कितना बोनस बनेगा, टाइम टू टाइम उनको कंपनसेशन या ओवर टाइम का जो कंपनसेशन मिलना है वो, है ना, ताकि वो जो वर्कफोर्स है वो मोटिवेटेड रहे और अच्छे से काम करे, ठीक है। सो मोटिवेशन में ये चीज आ जाएगी। देन वी हैव मेंटेनिंग, ठीक है। सो मेंटेनिंग में क्या आ जाता है, ये मेंटेनिंग वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, मेंटेनिंग वाले पार्ट में आ जाएगा कि जो हेल्थ और सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो प्रॉपर वे से फॉलो हो रहे हैं। लाइक जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो कोई रिस्क तो नहीं है उनको, है ना, रिस्क एनालिसिस करनी है ना, कहीं रिस्क तो नहीं है वर्कफोर्स को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कल को कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो हैं चीज़ें जो हैं वर्कफोर्स की, जो भी स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो कर लें, दैट कम्स अंडर मेंटेनिंग डिपार्टमेंट। मेंटेनिंग उसमें फंक्शंस में आ जाते हैं। देन मेंटेनिंग रिलेशनशिप, मेंटेनिंग रिलेशनशिप में हमारे पास जो भी वर्कर्स की यूनियंस हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं, समटाइम उनके साथ हमें मतलब प्रॉपर वे से अपनी रिलेशनशिप एथिकल वे में सोसाइटी के साथ एथिकल वे में हमें काम करना है, ठीक है। दैट कम्स अंडर द मेंटेनिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अच्छे रहने चाहिए, कैसे उनको हैंडल, क्या ऐसे लॉज हैं जो सोसाइटी के प्रति हमें फॉलो करने हैं, है ना, सीएसआर एक्टिविटीज हो गई एक्सेट्रा, या सोसाइटी को कुछ हमने देना है ना, चैरिटी करनी है, दैट कम्स अंडर द मेंटेनिंग रिलेशनशिप। देन मैनेजिंग चेंजेस, एक इसमें और है मैनेजिंग चेंजेस। मैनेजिंग चेंजेस में हमारे पास जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए डेवलप करना है, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। तो एचआर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसको क्या है चेंज को मैनेज इजीली किया जा सके, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, या कोई न्यू रिक्रूटमेंट होके आ जाती है, न्यू पर्सन आती है तो उसको अवेयर करना है, ये दैट कम्स अंडर द मैनेजिंग चेंजेस। देन इवैल्यूएटिंग जो प्रोसेस है, इवैल्यूएशन की प्रोसेस है ना, हर स्टाफ मेंबर्स की इवैल्यूएशन करना है, इसमें प्रमोशन देना है उसकी कैपेबिलिटी और कैलिबर के हिसाब से। अगर उसमें नॉलेज ज़्यादा है, वो अच्छे से ग्रास्प कर पाता है तो उसको प्रमोशन देना है, हाइक देना है, मतलब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना,
ये सारी चीजें इवैल्यूएशन के अंदर आ जाती हैं, एंड दैट इज द स्कोप एरिया ऑफ HRM। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप एरिया था। नाउ विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। ये स्कोप एरिया था। देन we'll start with the objectives। So हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉपर गोल्स रहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। सो वैसे ही पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशंस की गोल्स तो होंगे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के और इंडिविजुअल्स के अपने गोल्स भी रहेंगे। सो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट की जो है इजीली आपको अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है, सो ये रहे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और लास्ट में सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 मेनली। जैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट HRM जो है ना उसके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, हम ब्रॉडली उनको 4 फोल्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये HR के ऑब्जेक्टिव हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सो सबसे पहले हम सोसाइटल ऑब्जेक्टिव की बात करनी है, जो जिसका स्कोप एरिया बहुत बड़ा है, सोसाइटी के प्रति। सो कई बार क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एथिकली जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो एथिकल तरीके से काम करे, मगर समटाइम क्या होता है उसको एक HR को एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी जो है वहीं से हमारा कस्टमर भी आ रहा है, वहीं से हमारे की स्टेक होल्डर्स भी हैं, है ना, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, सो वो भी हैं। तो कई बार सोसाइटी ऐसे लॉज से रिस्ट्रिक्शन भी लगा देती है, जिसकी वजह से क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस के, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस के चांसेस हो जाते हैं, या सेफ्टी के क्वेश्चन भी उठ जाते हैं। तो हमें उन लॉज को फॉलो करना होता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन कैसे बना के रखनी है, कैसे हमने लॉज को फॉलो करना है, सो दैट कि सोसाइटी को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये HR का काम रहता है बेसिकली, चाहे वो लेबर लॉ से रिलेटेड हो या कोई अदर लीगल लॉ से रिलेटेड हो, है ना। तो सो दैट कि हम जो है अवेयर रहे कि सोसाइटी कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करे जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस उसकी वर्कफोर्स होती है। सो वर्कफोर्स जो है कहीं न कहीं उस वर्कफोर्स को मेंटेन करना, उसमें मोटिवेशन पैदा करना, उसको टीम स्पिरिट के लिए रेडी करना, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम करना, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस से दिन प्रतिदिन बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से उसके टारगेट अचीव हों। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। नाउ फंक्शनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द, जैसे फंक्शनल एरिया कौन कौन से फंक्शनल एरिया है, लाइक जो भी उसके स्कोप एरिया है दैट इज फंक्शनल एरिया, है ना, जिसमें उसमें मोटिवेशन है, ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, मेंटेनेंस है, दैट कम्स अंडर द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी फुलफिल करने पड़ते हैं,
ठीक है, सो ये एचआर का ऑब्जेक्टिव है। नाउ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू जो भी वर्कफोर्स हायर की है, तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, लाइक कोई ग्रीवियंस हैंडलिंग का प्रोसेस है, या उसको सेफ्टी या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम टू टाइम उसको कंपनसेशन मिल रहे हैं, अलाउंस मिल रहे हैं, उस वर्कफोर्स जो भी पर्सन है उसको, दैट कम्स अंडर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये 4 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जब कोई एचआर डिपार्टमेंट फॉलो करती है, तो कहीं न कहीं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस की हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, उसकी अपलिफ्टमेंट की सोच सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक 4 फंक्शंस, फंक्शनल एरिया और 4 ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ जो कि उसको फुलफिल करने ही पड़ते हैं टू सर्वाइव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है। तो एचआर की ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट? Now we'll start with the principles of HRM. Now the last topic of this session is principles of HRM. होप आपको समझ आ रहा है। प्रिंसिपल क्या सिद्धांत हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ HRM. सो प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ टीम स्पिरिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है वो टीम के ऊपर है ना, बिकॉज टीम वर्क से ही इफेक्टिवनेस आती है किसी भी काम में ऑर्गेनाइजेशन की। अकेला बंदा कोई भी काम नहीं कर सकते। तो एचआरएम का काम है टू डेवलप द स्पिरिट, टू डेवलप टीम स्पिरिट्स अमंग द वर्कफोर्स, ठीक है, एट डिफरेंट लेवल्स। सेकंड है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। As we know that communication is the exchange of ideas, thoughts, feelings from one person to another. So principle of the communication is another important. So कंपनी की कोई भी ऐसे नोटिस जारी हो जाता है या कोई भी चेंजेस आती है, तो उसका नोटिफिकेशन हर पर्सन से, रेलेवेंट पर्सन तक पहुंचे टाइम टू टाइम, that comes under the principle of communication. Principle of cooperation. प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन मतलब कि वही है, किसी भी कंपनी की जो भी वो है, इफेक्टिवनेस है, उसकी अपलिफ्टमेंट है, वो टीम स्पिरिट पे है। और टीम स्पिरिट तभी होगी जब म्यूचुअली मिलजुल के काम करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ दैट कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी वर्किंग कंडीशन। प्रिंसिपल of healthy working condition. Principle of healthy working conditions comes under the कि हर एम्प्लॉय को हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट मिले, अनसेफ इन्वायरमेंट नहीं मिले। अगर अनसेफ इन्वायरमेंट होगा तो कोई भी पर्सन जो है प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा है, उसको हमेशा डर लगा रहेगा। तो हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, अच्छा पानी है ना, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, पीने के लिए खाना उपलब्ध कराना, ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी वर्किंग कंडीशंस में आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड नेशनल वेलफेयर। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड नेशनल वेलफेयर में क्या आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कहीं ना कहीं रोल्स होते हैं सोसाइटी और नेशंस के प्रति, उसका वेलफेयर के लिए, ठीक है। सो इंडस्ट्री एज ए यूनिट ऑफ नेशन रिप्रेजेंट करती है कई बार इंडस्ट्री। सो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो है प्रॉपर वे से परफॉर्म करें, एथिकल वे से परफॉर्म करें, हम प्रॉपर लॉज को फॉलो कर रहे हैं और हम CSR एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो दैट कि सोसाइटी से हमें उसका फ्यूचर में प्रॉफिट मिल पाए। दैट कम्स अंडर सोशल एंड नेशनल वेलफेयर। देन प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन
एज एन सजेस्ट मोटिवेशन, ये प्रिंसिपल है एचआर का कि मोटिवेट करे अपनी वर्क फोर्स जितनी भी है उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करे। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है लाइक ओवर टाइम करता है, करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको टाइम टाइम बोनस और वो जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो दिया जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम उसका बोनस जो बनता है वो मिले, है ना, जिससे क्या है वो मोटिवेटेड रहे और अच्छे से काम करे वर्क फोर्स। नाउ प्रिंसिपल ऑफ गुड कंपनसेशन of good compensation. For the betterment of the upliftment of the company, टाइम टू टाइम अगर बनती है कोई प्रॉपर वे से जो एलिजिबल है, जो कॉम्पनसेशन बनती है ना, लाइक किसी को कोई इंजर्ड हो जाता है या बीमार है तो वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ कॉम्पनसेटरी अमाउंट दे, है ना, गुड कंडीशंस में, है ना, या गुड वेजेस या सैलरीज प्रोवाइड करे सर्टेन केसेस में, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं ये इसका एचआर का मेन प्रिंसिपल है। Ninth is principle of moral अगर आप टाइम टू टाइम बोनस देंगे और केयर करेंगे अपने एम्प्लॉयज की, तो वो ऑटोमेटिकली उनका मोरल भी अप होगा और मोटिवेट भी होगा और वर्क में इफेक्टिवनेस भी होगी। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन की, अगर कोई पर्सन जो है वो अपना काम वर्कफोर्स का कोई पर्सन अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है ना, तो वो इंडिविजुअली उसको चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो कहीं उसमें स्किलिंग में कोई गैप है या कुछ है तो टाइम टू टाइम उसको डेवलप करना है, उसकी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए कोशिश करनी है। एचआर का मेन प्रिंसिपल है। देन ग्रुप डेवलपमेंट, अगर पर्टिकुलर किसी ग्रुप को कोई नई चीज़ सिखानी है या उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करनी है, नई चीज़ सिखाने के लिए ना, या ग्रुप को पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए रेडी करना है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट के अंदर आएगा। देन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन, principle of scientific सिलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक, आज की डेट में ये फॉलो हो रहा है कि पहले टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट के बाद ग्रुप डिस्कशंस का पार्ट रहता है, इंटरव्यू का पार्ट रहता है, तो साइंटिफिक सिलेक्शन का मेथड है ना। सो ये भी आजकल फॉलो हो रहा है, सो दैट की राइट कैंडिडेट, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे। ठीक है, सो आई थिंक मैंने काउंटिंग में गड़बड़ की है, तो ये जो है पॉइंट्स, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th, अब नाउ 11th पॉइंट है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, सो लेबर क्लास में जो भी है डिग्निटी ऑफ लेबर की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए विदाउट कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बगैर हमें क्या है, एक समान वर्क के लिए उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी हमने डिसाइडेड किया हुआ है एचआर ने, उसके कारण उसको वेजेस और सैलरीज देनी है। कोई ऐसा ना हो कहीं भी अनफेयर मीन्स से जो है किसी को आपने प्रमोट कर दिया है या किसी को ज़्यादा सैलरी दे दी, किसी को कम, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। सो आज हमने स्कोप, ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम किया, जो कि अगेन फंडामेंटल और
कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम का ही पार्ट है। नेक्स्ट उसमें हम मिलेंगे आपको एचआर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट होता है। देन हम करेंगे इसमें से स्मॉल कुछ एक टॉपिक, एचआर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन पॉलिसीज हैं, है ना, देन इम्पोर्टेंस हैं, फंक्शंस हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।